जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको मिलेगा पाकिस्तान देश में और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है करतारपुर कॉरिडोर। गोल्डन बटरफ्लाई जो कि एक हमारे चाय की किस्म है, यह किस राज्य की प्रसिद्ध चाय है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये है असम राज्य की। किस राज्य की? असम राज्य की यह चाय है और पिछले साल 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह बिकी थी, यानी कि नीलामी हुई थी जिसमें 1 किलोग्राम चाय बिकी थी 75,000 रुपए में। सैला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सैला है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और गोंड के अलावा जो बैगा ट्राइब्स के लोग हैं उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। गौरा गौरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो हमारा उत्सव है ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर? ये भी हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य का। और पहले खेल रत्न पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है विश्वनाथन आनंद को 1991 और 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब वीडियो के ऊपर 10,000 व्यू आने लगेंगे उसके बाद में आपको वेबसाइट के ऊपर इसकी जो प्रिंट फॉर्म में PDF है वह भी मिला करेगी और ऐप के ऊपर क्विज भी मिला करेगी, क्योंकि जब इतने ज़्यादा व्यू होंगे तभी जाकर के किसी व्यक्ति को हायर किया जा सकता है जो इन सभी कार्यों को आपके लिए कर सके। तो बाकी ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कब तक 10,000 व्यू के ऊपर आप लोग क्रॉस करवा देंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले ये जानिए कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। तो यह एक प्रकार की डिसीज है, यानी कि एक प्रकार की यह बीमारी है और इस बीमारी की खास बात यह होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो जो उसकी हड्डियां होती हैं, यानी कि जो भी उसकी बोन्स हैं वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इवन इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि कई बार उसको छींक आने पर या इस प्रकार से किसी छोटे मोटे चोट से भी उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो यह एक गंभीर बीमारी है। तो इसी गंभीर बीमारी के कारण इसके रोकथाम और उपचार के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2020 में दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस शीर्षक के साथ में इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नासा किस कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर पहले 4G सेल का निर्माण करेगी? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उन्होंने 2024 में आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है चंद्रमा के लिए। और इस मिशन की खास बात क्या होगी? इस मिशन की खास बात है कि जो भी एस्ट्रोनॉट यहाँ पर नासा के द्वारा भेजे जाएंगे वह लोग जाकर के शिविर लगाएंगे चंद्रमा पर। शिविर लगा के 1-2 महीने रहने का उनका प्रोग्राम है। और इसी मिशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसी मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पहली महिला भेजने की भी योजना है। तो नासा अब कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग जाएंगे 1-2 महीने वहाँ पर रहेंगे, इसके बाद में उसके बाद आने वाले समय में भी इस प्रकार की जो भी टेक्नोलॉजी है उन सभी को हम लोग चंद्रमा के ऊपर इंस्टॉल कर दें। तो इसीलिए नासा ने यहाँ पर समझौता किया है नोकिया कंपनी के साथ में, जो कि वहाँ पर 4G मोबाइल सेल का निर्माण करेगी, यानी कि आप कह सकते हैं 4G मोबाइल का टावर लगाएगी यहाँ पर नोकिया कंपनी। और नासा का यह प्लान है कि 2030 तक चंद्रमा पर
हम लोग ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे अगर कोई व्यक्ति जाए तो वह लंबे समय तक वहां पर निवास कर सके। यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई व्यक्ति, नासा के द्वारा योजना है कि वह चंद्रमा के ऊपर रह सके। तो इसीलिए नासा के द्वारा 12 से ज़्यादा कंपनियों को $370 मिलियन का सहयोग दिया गया है, जिससे वह लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी को चंद्रमा के ऊपर इंस्टॉल कर सकें। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पहला 4G सेल है ये बनाएगी नोकिया कंपनी। नोकिया कहाँ की है? तो ये फिनलैंड देश की कंपनी है। नवंबर 2020 में भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य कौन सा देश पहली बार मालाबार अभ्यास में शामिल होगा? तो मालाबार अभ्यास, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि ये आयोजित किया गया था जापान में। तो ये हमारी नौसेनाओं का अभ्यास होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो इस प्रश्न में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जो मालाबार अभ्यास है इसमें अभी तक 3 देशों की नौसेनाएं शामिल होती थीं। कौन कौन? एक तो होता था भारत, दूसरा होता था जापान और तीसरा होता था यूएसए। तो अभी भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इस बार का जो नवंबर माह में मालाबार अभ्यास आयोजित किया जाएगा उसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होगी। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मालाबार अभ्यास में अभी तक भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं शामिल होती थीं और अब ऐसा पहली बार होगा कि जब इसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होगी। यानी कि जो हमारे क्वाड समूह के सारे देश हैं वह इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और अभ्यास होगा कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा अरब सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक ऊपर के आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को देख सकते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका के साथ में जो हमारे देश की नौसेना है उसके द्वारा ट्रिंकोमाले में एक अभ्यास किया जाएगा 19 अक्टूबर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दृष्टिकोण 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट में भारत रहा है दूसरे स्थान पर, यानी कि सेकंड पोजीशन पर रहा है अपना देश भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले ये जानिए कि यह जो रिपोर्ट है वह जारी किया है OECD ने। किसने? OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें चीन रहा है पहले, भारत रहा है दूसरे और रोमानिया रहा है तीसरे स्थान पर। तो रिपोर्ट में किन चीज़ों को मेजर किया गया है? तो आउटलुक नाम की जो ये रिपोर्ट है इसमें OECD ने ये बताया है कि किस देश से सबसे ज़्यादा प्रवासी OECD के जो सदस्य देश हैं वहाँ पर विजिट किए हैं 2018 में। कहाँ पर? 2018 के ऊपर ये रिपोर्ट आधारित है। OECD के बारे में आपको बता चुका हूं कि इसमें कुल मिलाकर के 37 सदस्य देश हैं। कितने? 37 सदस्य देश OECD में। तो रिपोर्ट में यही बताया गया है कि किस देश से ज़्यादा लोग OECD के ये जो 37 देश हैं यहाँ पर आए हुए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आए थे चीन से, भारत इसमें रहा दूसरे नंबर पर, रोमानिया रहा तीसरे स्थान पर। और 2018 में कुल मिलाकर के भारत से 3.3 लाख लोग इन OECD के सदस्य देशों में गए थे। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर गए थे? तो सबसे ज़्यादा लोग गए थे USA में। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा USA की नागरिकता की भी मांग की गई है। बाकी OECD की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और जब भी पेरिस का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूनेस्को का मुख्यालय, इसके अलावा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का भी मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। अध्यक्ष इसकी कौन है? तो एंजल गुरिया यहाँ की अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत के पहले क्लाउड इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ में मिलकर के। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बेसिकली आप इसके बारे में केवल इतना ध्यान रखिए कि यह एक प्रकार का हमारा नवाचार के लिए केंद्र होगा। यानी कि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में और कौशल विकास के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा जो भी हमारी नागरिकों से संबंधित सेवाएं हैं, यानी कि जो भी आपके सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं,
उन सभी में किस प्रकार से नवाचार को शामिल किया जाए, यानी कि उसकी डिलीवरी के लिए किस प्रकार से इनोवेशन को शामिल किया जाए, इनके लिए यहाँ पर अमेजन वेब सर्विसेज के साथ में नीति आयोग ने लॉन्च किया है क्लाउड इनोवेशन सेंटर। नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग है उसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और सीईओ इसके हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है संत मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 15 से 20 किलोमीटर। कितनी? 15 से 20 किलोमीटर। तो ये मिसाइल चर्चा में है क्यों? तो डीआरडीओ ने यहाँ पर पिछले 50 दिनों में 13वीं मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और इसी का नाम है संत मिसाइल, यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि जो हमारे टैंक होते हैं उनको नष्ट करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। उड़ीसा में कहाँ? तो आपको ध्यान रखना है इस बार बालासोर में नहीं हुआ है, इस बार हुआ है चांदीपुर में। तो चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी मिसाइल है उससे हम लोग एयर से सरफेस पर स्थित किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि इससे हवा से सतह पर मार किया जा सकता है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम है नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल जिसके वेरियस वेरिएंट हैं, यानी कि किस प्रकार से उसको फायर किया जाता है, इसके आधार पर नाग मिसाइल के आपको अलग अलग संस्करण देखने को मिलेंगे। और इसी में से एक संस्करण है जिसे हम लोग कहते हैं हेलिना, यानी कि ऐसी नाग मिसाइल जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से लॉन्च की जाती है। तो इसी का ये हमारा एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है संत मिसाइल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो परीक्षण इसका उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बीटीएस और बीटीएमएस को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं मनसुख मांडविया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा वेसल ट्रैफिक सर्विसेज और वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये सर्विस है क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक पोर्ट है और पोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न देशों से जो हमारी शिप होती हैं, कार्गो शिप होती हैं, वह यहाँ पर आती हैं। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या होगा? इसका मुख्य रूप से काम होगा कि अगर कोई शिप आ रही है तो उस शिप के बारे में ये लोकेट करे, यानी कि वह हमारी शिप है या किसी अन्य देश की शिप है उसके बारे में पता लगाए। इस पार्टिकुलर शिप को ये बताए कि ये जो हमारा पूरा पोर्ट है यहाँ पर इस समय का ट्रैफिक कैसा है, इस समय का यहाँ पर ट्रैफिक कैसा है। और इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम होता है इससे वेदर को भी मॉनिटर किया जाता है, यानी कि मौसम कैसा है, क्या किसी प्रकार की सुनामी या अन्य प्रकार की आपदा की संभावना तो नहीं है, इन सब के बारे में पता लगाया जाता है इस वेसल ट्रैफिक सर्विसेज और वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा। तो अब यहाँ पर एक हमारे देश में इंडिजिनस इन दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है और ध्यान रखेंगे आईआईटी चेन्नई के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी गई है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा है क्या, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। तो असम में आपको मिलेगा जोगी घोपा। क्या नाम है? जोगी घोपा, जो कि एक स्थान है असम में और ये 100 से कुछ ज़्यादा किलोमीटर स्थित है गुवाहाटी शहर से। तो गुवाहाटी से ये स्थित है। अब यहाँ पर ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका निर्माण किया जा रहा है जोगी घोपा में। और जब भी नाम आए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि यहाँ से आपको परिवहन के लिए कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि आपको यहाँ से एयर ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा मिलेगी, रोड ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी, जो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी सुविधा मिलेगी और रेल परिवहन की भी सुविधा मिलेगी। तो जोगी घोपा से सबसे पहले तो एक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से जाएगी और ये जोड़ेगी किसको? ये गुवाहाटी शहर को।
तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है 693 करोड़ रुपए की लागत से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसका अभी अनावरण किया गया है, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया है रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि असम में इसका निर्माण हो रहा है और असम में पहले नदी रोपवे का भी निर्माण किया गया है। असम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के हैं सीएम। उच्च न्यायालय इसका आपको मिलेगा गुवाहाटी में और इसके अभी कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए एनके सिंह। बाकी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ओरांग है, डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा, नामेरी और मानस है। ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और मानस यहाँ के टाइगर रिजर्व भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं चिरांग रिपू, सोनितपुर, दिहिंग पटकई, कार्बी एंगलोंग, काजीरंगा, धनश्री लंगडिंग, ये सारे एलिफेंट रिजर्व आपको मिल जाएंगे असम में। अक्टूबर 2020 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ध्यान रखेंगे इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? लोवी इंस्टीट्यूट, और ये आधारित है सिडनी शहर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मुख्यालय है लोवी इंस्टीट्यूट का और इसी के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स को जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके ऊपर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे जो हमारा पूरा एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, यानी कि हिंद महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर को लेकर के जो भी ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में किसी अन्य देश की तुलना में दूसरा देश कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है अमेरिका, उसके बाद में है चीन और जापान रहा है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर सापेक्ष शक्ति के आधार पर देशों को नंबर दिया गया 100 में से, जिसमें से भारत को मिला था 39.7 नंबर और इसी के साथ में भारत रहा था चौथे स्थान पर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती की शुरुआत की गई? तो हींग की खेती, जिसे हम लोग एसएफ फैटिडा के नाम से जानते हैं, तो इसके कल्टीवेशन की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि जो आप लोग हींग खाते हैं किसमें? ज़्यादातर दाल में पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य सारे भोजन होते हैं जिसमें आपको हींग देखने को मिलेगा। तो हींग हमारे देश में अभी तक उगाया नहीं जाता था। तो अब हिमाचल प्रदेश में जो जिला है जिसका नाम है लाहौल और स्पीति, वहाँ पर जाकर के इसके खेती की शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी तक हमारा देश प्रत्येक वर्ष 600 करोड़ रुपए में अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से हींग मंगाता था। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि हींग की खेती में भी हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 2 राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला में। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जयराम ठाकुर। उच्च न्यायालय आपको शिमला और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह मिलेगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, पिन घाटी, इंदर किला और सिम्बरबारा नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। मंदिर एक यहाँ का प्रमुख है जो कि है हडिम्बा देवी का मंदिर। और पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो पोंगबाद, कैसबांध, बांदली, ये सारे यहाँ के पश्चिम बिहार हैं। किस राज्य की सरकार ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो वायरोलॉजी क्या होता है? यानी कि जहाँ पर आपके वायरस का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी, यानी कि वायरस के अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का जो पहला चरण है इसका उद्घाटन किया है केरल राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन साहब यहाँ के सीएम हैं और इन्हीं के द्वारा राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो लाइफ साइंस पार्क है वहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी की स्थापना की गई है, यानी कि इसके पहले चरण को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो आपने देखा होगा कि निपा वायरस का प्रकोप फैला था 2018 के आसपास केरल में, तो उस समय भी इन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से इसके ऊपर कंट्रोल किया था। बात करते हैं हम लोग कोविड-19 की, तो इसके लिए भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया है केरल राज्य की सरकार ने और इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक
वायरोलॉजी संस्थान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो जो भी हमारी संक्रामक बीमारियां होती हैं, इसके अलावा जो भी हमारे वायरस के ऊपर शोध होते हैं, इसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी केरल राज्य की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी विकास प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ड्रैगन फ्लाई त्यौहार थुम्बी महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा, वह भी यहाँ पर लॉन्च की गई। पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना हुई। कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओणम त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा मकर बिलुक्कू त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, वह ब्रिटेन की प्रॉस्पेक्ट्स मैगजीन के अनुसार में शीर्ष विचारक रही हैं और यही की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिनका नाम था के उषा, उनका अभी निधन भी हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गैर संचारी बीमारियों के नियंत्रण व बचाव के लिए इसको UNIATF अवार्ड भी मिला है। केरल की बात करते हैं तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो S मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में। बाकी ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ग्राहकों के लिए मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया? तो मो विद्युत पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। जैसे YSR अगर आए कहीं पर भी तो आप समझ जाइए कि ये आंध्र प्रदेश का है। उसी प्रकार से अगर किसी भी टर्म में मो आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है वो है उड़ीसा का। जैसे कि मो सरकार था, मो प्रतिभा था, तो ये सारे भी थे उड़ीसा के। उसी तरह से जो भी हमारे बिजली के कस्टमर हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी के कस्टमर हैं, उनके लिए मो विद्युत पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है उड़ीसा ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस ऐप के ऊपर सुविधा क्या मिलेगी? तो इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से अगर आप नया बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कनेक्शन ले सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं और शिकायत करने की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। तो CM नवीन पटनायक हैं जिनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा की एक 5T विजन है जिसमें टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन को शामिल किया गया है। उसी के आधार पर इस मो विद्युत पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है। बाकी उड़ीसा की बात करते हैं तो जगा मिशन, इसका दूसरा चरण यहाँ पर लॉन्च किया गया। उड़ीसा का जो कृषि भवन है इसको अभी पीपल्स चॉइस अवार्ड भी मिला है। और यहाँ का जो गैर खनिज क्षेत्र है वहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की भी स्थापना की जाएगी। तो राजधानी भुवनेश्वर में है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक जो कि हैं बीजू जनता दल के। लोकसभा में यहाँ की 21 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 10 हैं और विधानसभा में आपको 147 सीटें मिलेंगी। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कटक में। 2 आपको राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, एक है सिमलीपल में, एक है भितरकनिका में। टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा सिमलीपल और सतकोसिया में। बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा सिमलीपल में। बाकी एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो संबलपुर, मयूरभंज और महानदी, ये एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेंगे उड़ीसा में। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी हमारी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जैसा कि आपको ये आभास हो ही रहा होगा कि जो हमारी गर्मियां हैं वह समाप्त हो रही हैं और सर्दियों का मौसम आने वाला है। तो सर्दियों में ना तो AC की ज़रूरत होती है, ना ही रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। तो भारत सरकार की योजना ये है कि इस दौरान हम लोग जो भी हमारे देश में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का आयात किया जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दें और अपने देश में इस प्रकार से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का निर्माण करें जिससे ये हमारे गर्मियों तक के लिए उपलब्ध हो जाएं। तो इसी के लिए अभी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे, तो ये आपका मनाया गया है अभी 20 अक्टूबर को। और इस बार की थीम रही कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी ट्रस्ट, यानी कि हम लोग दुनिया को ऐसे डेटा के साथ में जोड़े जिनके ऊपर हमको विश्वास हो। और 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा हमला कर दिया गया था हमारे देश भारत में। आपको पता ही होगा कि भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में और इसी के उपलक्ष्य में अपनी देश की एकता को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों को जोड़ने के लिए 177 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। यानी कि जो हमारा
एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा भारत सरकार को ये ऋण दिया जाएगा, जिससे ये लोग महाराष्ट्र में जो भी राज्य राजमार्ग हैं या फिर आपकी जिला सड़कें हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकें। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। बाकी आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा राजमार्ग भारत का कौन सा है? और सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर जिला कौन सा है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।